वेलकम टू शुभम क्लासेस। बेटा आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि यूपी बोर्ड का जो है बेटा वो मॉडल पेपर, ठीक है, यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आ गया है, ठीक है। इसलिए आज हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। बेटा ये जो मॉडल पेपर है ये किसके लिए है, 2023-24 के लिए है, ठीक है। 23-24 के लिए ये हमारा है, ये जो कि हम लोगों ने 23-24 के लिए तैयार किया है, हिंदी है, ठीक है। हिंदी का है। देखते बेटा आप लोगों को समय मिलेगा यहाँ 3 घंटे, समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय मिलेगा, देख लेते हैं, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों को समय रहेगा। और ये जो 15 मिनट है बेटा, 15 मिनट एक्स्ट्रा जो मिलता है वो किसके लिए मिलता है, वो पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है। आप लोग पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से इस 15 मिनट में रीड कीजिएगा, ठीक है। इस 15 मिनट में पेपर को बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। पहले जो जो क्वेश्चन आता होगा उस पे आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो चीजें नहीं आती होंगी उसको एक बार साइड में रख दीजिएगा, ओके बेटा। तो हमारा ये 70 नंबर का पेपर आता है, ठीक। आगे हम देखते हैं, इसका पहले आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए प्रारंभ में क्या है कि जो 15 मिनट है वो बताया ना मैंने, 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, ठीक है बेटा। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित रहता है। 2 इसके खंड होते हैं, अ और ब। ये खंड अ है और ब। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट, आप लोगों को एक OMR शीट भी मिलती है, ठीक है। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को भरना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो जैसे ऐसे दिया रहेगा, 4 गोला बना रहेगा, ठीक, ABCD, ठीक है। अब आप लोग इसमें क्या करोगे कि इसमें काले या तो फिर वो नीले पेन से इसको फिल करना रहता है। तो जैसे कोई भी अगर आंसर है आप लोग उसको फिल कर रहे हो बेटा, तो ये पूरा प्रॉपर इस गोले को फिल करना पड़ता है, ठीक है। इस गोले को पूरा प्रॉपर वे में फिल करना होता है। अगर उसमें से, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे फिल करते हो, ठीक है, तो आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इस पे आप लोग बहुत ही फोकस कीजिएगा, ठीक है। इस पे बहुत फोकस कीजिएगा बच्चों कि ये 20 क्वेश्चन जो है आप लोगों को फ्री में है, सिर्फ ब्लॉक को भरना होता है और उस ब्लॉक को भरते समय बहुत ही ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे भी भर देते हैं, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग वे है, ये भी हमारा रॉन्ग वे है, ठीक है। बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में बस इतना ही भर देते हैं, ठीक है, ये भी रॉन्ग वे है, ऐसे नहीं भराएगा। जब भी हमारा OMR शीट पे भरना होगा हमको ऐसे भरना होगा, ये करेक्ट है, ठीक है बेटा। ये वाला जो है वो करेक्ट है। आई बात समझ में? चलिए इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के नीचे 1 अंक निर्धारित है। मतलब जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है उसके सामने 1 अंक दिया हुआ है, ताकि आप लोग उसको काउंट कर सको कि आप लोगों ने कितने नंबर का पेपर किया है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। बेटा जब वो होता है ना, जब ये जो है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है इसको जब आप लोग ब्लैक या ब्लू पेन से इसको जब आप लोग फिल कर दोगे तो उसके बाद अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको आंसर बताया, अरे नहीं इसका A नहीं B होगा, उस कंडीशन में बेटा आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना तो इसको आप लोग इरेज कर सकते हो, ना ही इस पर व्हाइटनर लगा सकते हो। इसीलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको फिल करना, जिसका आंसर आप लोगों को लगे कि पूरे प्रॉपर वे में सही, आप लोग एकदम कंफर्म हो जाना, तभी इस शीट को भरना।
अदरवाइज इसको टाइम दे देना, लास्ट में भर लेना, कोई बहुत जल्दी नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए आगे, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं उसके सामने उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। 70 नंबर का बेटा हम लोगों का पेपर है और इस मॉडल पेपर से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, साथ साथ आप लोग भी करेंगे, ताकि आप लोग भी खुद देखिए कि आप लोगों को कितना आ रहा है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को कितने क्वेश्चन सही वे में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन का पहला आंसर आपके सामने है, अरे सॉरी क्वेश्चन। ठीक है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? अब ये इसका आंसर आप लोग दीजिए कि जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं, किसके हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। किस युग के हैं बेटा? तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चिंतामणि, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध की रचना है। गबन किसकी रचना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हर किसी को आता होगा। सारे लोग आंसर फटाफट दीजिए, सारे लोग आंसर फटाफट दीजिए कि गबन जो है वह किसकी रचना है? तो ये है बेटा मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, आगे देखते हैं शुक्ल युग की समय अवधि। आप लोग हर युग की समय अवधि बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर। चलिए देखते हैं, हर क्वेश्चन के आगे उसका एक एक नंबर दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है बेटा, आ जाते हैं, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन आंसर सही किया। ठीक है बेटा, चलिए मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है बेटा? मधुशाला रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। देख लीजिए एक नंबर इसके सामने दिया रहेगा, तो मधुशाला है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है बच्चा, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का समय सन 1843 से अब तक है। ठीक है बेटा, आप लोगों को भी आ रहा है ना? आगे देखिए 10 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए हैं। 10 वाला क्वेश्चन देखेंगे, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आप लोग फटाफट उसका आंसर दीजिए बेटा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, पेपर जितने भी मॉडल पेपर हैं, आप लोग जितने अच्छे से सॉल्व करोगे उतना अच्छा आप लोगों का मार्क्स आएगा। सारी चीजें जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वो बहुत अच्छे वे में रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, चलिए मतीराम रीतिकाल के कवि थे। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब बताइए बच्चों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया था, है ना? मैंने करवाया था ना इस सारे क्वेश्चन को, देख लीजिए जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया उससे पूरे रिलेटेड क्वेश्चन आए गए हैं मॉडल पेपर में, है ना? चलिए देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव,
मेरे प्यारे बच्चे आप ही लोग बताएंगे। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, पता है ना। चलिए, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने घाट, मनो मनो मानो जनु जानो, क्या है? मनु मानो जनु जानो, जहां आए वहां क्या मानो? वहां पर उत्प्रेक्षा। ठीक है बेटा, कभी भी मनु मानो जनु जानो, कहीं आए, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस देखो और तुरंत उत्प्रेक्षा पे लगा दो। ठीक बच्चा, चलिए, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 1 2 3 4, है ना, 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? उपसर्ग बेटा जो आगे लगता है, जैसे आकर्षण, तो ये जो हुआ ये हमारा उपसर्ग हो गया, और उसके पीछे ये जो लगता है बेटा वो प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो कौन सा उपसर्ग हो गया? यहाँ पर आ उपसर्ग हो गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर है? बताते रहिए फटाफट। यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हैं तो आप लोग फटाफट बताते रहिए। ठीक है, अब आप लोग देखिए बेटा, जितना पढ़ाया गया है अभी तक हिंदी में, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे, बस आप लोग झूठा ही परेशान होते हो। हाँ, चलिए देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर बेटा वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो भी मैं नाम बता देती हूँ। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है बेटा, पीतांबर में कौन सा समास है? समास की क्लास भी मैंने लिया हुआ था। पीला है जो अंबर, है ना, पीला है जो अंबर मतलब पीला है जो वस्त्र। कौन पीला वस्त्र धारण करता है? श्री कृष्ण भगवान करते हैं। ये जो लाइन है वो किसकी ओर इंगित कर रहा है? वह श्री कृष्ण की तरफ इंगित कर रहा है। और जहां पर भी न प्रथम पद न द्वितीय पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इन दोनों को हटाकर तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पर समास कौन सा हो जाता है? तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। आई होप बेटा आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसू का तत्सम, सम पूछा है बेटा, सम, आंसू का तत्सम, सम मतलब मैंने बताया था, सम मतलब संस्कृत के वर्ड। ठीक है, सम मतलब क्या हो गया? संस्कृत के वर्ड। तो आंसू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अश्रु, अंशु, रोना, आंख, आंख तो होगा नहीं, अंशु भी नहीं होगा, रोना भी नहीं होगा, तो आंसू को तत्सम हो जाएगा अश्रु। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही बेटा, जितना मैंने क्वेश्चन पढ़ाया सारा मॉडल पेपर में आया और मेरे प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे जो है सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे होंगे, है ना, उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए, कृत वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कृत वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। पता है बेटा, पहले क्वेश्चन थोड़ा, पहले जो क्वेश्चन था अब इसी क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदल गया है। पहले हम लोगों के समय में क्वेश्चन आता था जैसे शब्द रूप, धातु रूप, 1-1, 2-2 नंबर का आता था, बीच से पूछ दिया जाता था, कोई ऑप्शन उसमें नहीं दिया जाता था। ठीक है, रस छंद अलंकार, उससे डेफिनेशन आता था, अभी भी आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव इसका बना दिया है। ठीक है, तो ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। ताभ्य में चतुर्थी विभक्ति है बेटा, चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। हम लोग यहाँ लिखते हैं ना विभक्ति और एक वचन बहुवचन,
सॉरी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ प्रथमा द्वितीया जो भी लिखते हैं, सारी विभक्ति लिखते हैं ना, उसमें चतुर्थ विभक्ति का ये बहुवचन है। लास्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का इसमें सीरीज होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब ये तो सबको पता होगा ना, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, है ना, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वही क्या होते हैं, वही सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि। ठीक है, तो सर्वनाम अब इतना तो बता दिया, अब आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि सर्वनाम क्या है। तो बेटा यहाँ पे सर्वनाम वह है, ठीक है, जो संज्ञा के, जैसे राजू खेल रहा है, राजू गा रहा है, राजू कूद रहा है, राजू घूमने जा रहा है। बार बार हम राजू शब्द का प्रयोग न करके एक बार करेंगे। राजू खेल रहा है, वह गा रहा है, वह घूम रहा है, वह पढ़ रहा है। तो राजू के जगह पर हमने किसका प्रयोग किया, वह का प्रयोग किया, तो वह हमारा क्या हो गया, वह हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन का सीरीज है उसमें से कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अपने अंदर एक जज्बा रखिए, एक जुनून रखिए कि मुझे 95 प्लस लाना है, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी आप लोगों को नहीं रोक पाएगा। आ रही बात समझ में? सारे बहानों को किनारे रख दीजिए, सारे बहानों को किनारे रख दीजिए और ये सिर्फ इस बात को याद रखिए कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, सारी बातों को साइड में रख दीजिए और सिर्फ एक बात याद रखिए कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं। ठीक है बेटा, आप लोगों को खुद ब खुद जितनी भी डाउट है सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेटा सबको पता है कि फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, शादियों का भी टाइम आ रहा है, लेकिन आप उन सारी चीजों को साइड में रख के सिर्फ एक बात अपने मन में रखिए, एक विचार रखिए कि मुझे 95 प्लस लाना है तो लाना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, करना कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए ठीक है बेटा, तो 20 नंबर हमारा जो था वो एमसीक्यू से था। ठीक है, 20 नंबर मैंने बताया 2 खंड में पेपर बटा होता है। खंड अ में क्या था बेटा, 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब हमारा यहाँ से खंड ब शुरू होता है। खंड ब से बेटा 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं बेटा। ये भी मैंने पढ़ाया है ना, ये चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है और आप लोग खुद से बताइए ये कौन सा चैप्टर है। इसमें से देखिए कितने नंबर का है, 3 × 2 6 नंबर का है। ठीक है, 6 नंबर का है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ तो आप लोग लिख ही लोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के कौन सा चैप्टर है, सबको पता होगा कौन सा चैप्टर है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, हम लोगों ने क्या लिख दिया, संदर्भ लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा पूरा का आंसर नहीं लिखना, आप लोग उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा कि क्वेश्चन दे दिया भर भर के लिखने लगे 4 पेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ कहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, मतलब जितनी रेखांकित अंश है बस उसको ही व्याख्या में लिखना है। अब हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि एक रुचि और स्वभाव के लोगों में ही दोस्ती होती है। ये कोई जरूरी है कि जब एक स्वभाव और रुचि के लोग रहे तो उसी में ही दोस्ती होती। दोस्ती तो मतलब विभिन्नताएं देखकर होती हैं कि जो कमियां हमारे अंदर हैं हम यही सोचते हैं कि उन कमियों को पूरा करने वाला दूसरा कोई मेरा दोस्त मिल जाए। अगर मुझे शांत रहना पसंद है तो मैं ये सोचूंगी कि कोई मुझे हमेशा हंसाने वाला दोस्त मिल जाए, या तो अगर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं यही सोचूंगी कि कोई ऐसा दोस्त मिल जाए, कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो मतलब जरूरत पड़ने पे मेरी ड्राइंग को भी बना सकता है। ठीक है, तो बेटा
हमेशा एक रुचि एक स्वभाव में दोस्ती नहीं होती। दोस्ती तो मतलब विभिन्नताएं, अलग अलग लोगों का स्वरूप देखकर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? यही लेखक के पूरा क्वेश्चन से आप लोग उतार दीजिएगा। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। क्योंकि वो अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं कि नहीं। अगर उनके जैसे कोई कमजोर व्यक्ति है तो वो सोचेगा मेरी दोस्ती पहलवान से हो जाए, है ना, ताकि कहीं लड़ाई हो तो उठा उठा के वो पटके, है ना। तो ऐसे लोगों में दोस्ती होती है। आई होप बेटा ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए, ये भी मैंने करवा चुका है, करवा लिया है कि नहीं, ये बताइएगा आप। एकदम ऑनेस्टी से बताते रहिए बच्चों। ये भी मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब ये भी देखिए बेटा, ये भी जो है वो जैसे दोनों में, ठीक है, दोनों में डिफरेंट रहता है ना बच्चा। ये देखिए गद्यांश के, ये देखिए अथवा लिखा है। अथवा का मतलब आप लोग दोनों मत कर दीजिएगा। अथवा का मतलब होता है या तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन करिए या तो फिर ये वाला क्वेश्चन करिए। दोनों में से जो भी आपको आता होगा आप वो कीजिएगा, ठीक है। दोनों में 6-6 नंबर नहीं मिलेगा। आप लोग अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा कि दोनों कर देंगे तो 6 उसमें 12 नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक करेंगे 6 नंबर मिलेगा, दोनों करेंगे कट जाएगा, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? अब इसका देखते हैं क्या है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आप लोग लिख लोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता, ये ममता का है ना, किसी को चैप्टर याद था कि नहीं? ममता नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या ममता नामक पाठ से लिया गया है। उसके रचयिता उसके लेखक, इसमें रचयिता नहीं होता बेटा, इसमें लेखक होता। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। रेखांकित अंश का भाव या व्याख्या एक ही होता है, अब हमको बताना है। यहाँ पर इस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो इस प्रस्तुत गद्यांश में लेखक यह कहना चाहता है कि जब जो चिंतामणि रहता है वह ममता के सामने जब पूरा सोने का भरा हुआ थाल लेके, मतलब उसके जितने भी सैनिक रहते हैं वहां पर लेकर आते हैं, तो ममता क्या कहती है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? पिताजी परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध ऐसा काम मत करिए। क्या मुझे इस समाज में, इस धरती पर भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई भी हिंदू यहाँ पर जीवित नहीं रहेगा? कोई भी हिंदू यहाँ पर जिंदा नहीं रहेगा कि वह मुझे 2 वक्त की रोटी दे सके? बस इतना ही करना है बेटा, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा आप लोगों को लिखना नहीं है। ये तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ममता के द्वारा घूस लेना, मतलब एक तरह से वो घूस लेना है ना, घूस लेने का कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, ठीक है बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अपना आगे का जो है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा ये भी आप लोगों का 6 नंबर का आता है, ठीक है। वो तो गद्यांश से हो गया, अब ये काव्य से है। काव्य से भी 6 नंबर का आता है, 2 रहता है, 2 में से कोई एक करना रहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, दिया है 3 प्रश्नों का, नीचे दिए गए 3 प्रश्न, मतलब ये जो है, ठीक है, ये भी हमारा 6 नंबर का रहता है, ठीक है। देखते हैं, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब यहाँ पर आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी काव्य के क्या है, ये सूर का पद है ना, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो सिर्फ हमें इतनी ही लाइन की व्याख्या करनी है, इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। फिर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि यह कहना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रसंग भी लिख सकते हो कि यहाँ पर श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना हुई है। ठीक है। व्याख्या में हम लोग लिखते हैं कि यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि जिनकी कृपा से बहिरो मतलब बहरा जो है वो सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब है, जो निर्धन व्यक्ति है, वह अपने सिर पर छतरी धारण कर कर चलने लगता है। बस, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है। सिर्फ जितना पूछे बेटा एग्जाम में उतने का आंसर देना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप लोगों को अपना टाइम भी बचाना है, सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा। चलिए, पहले का हो गया, दूसरे का हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में रूपक अलंकार है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये देखिए, आप देखिए वो वाला क्वेश्चन हो गया। अब अथवा बीच में फिर से आ जाएगा अथवा। ठीक है, फिर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अथवा आ जाएगा, मतलब उन दोनों में से कोई एक करना है। अब यहां पर कह रहा है अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। अब इसका भी लिखना है संदर्भ, तो आप लोग लिख दीजिएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, क्या है ये, कौन सा है? हिंदी काव्य के वन पथ पर, यह तुलसीदास जी का है दोहा। ठीक है, वन पथ पर नामक पाठ से उद्धृत हुआ है। इसके कवि, इसके लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, पूरे का यहां नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो ये रेखांकित अंश है बस उसकी व्याख्या करनी है। तो बेटा यहाँ पर जब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय जाते हैं, वन पथ से जाते हैं, ठीक है, वन के रास्ते से जाते हैं, तो वहां कुछ ग्रामीण स्त्रियां रहती हैं, गांव की स्त्रियां। तो वह सीता जी से पूछती हैं कि वह जो सांवले शरीर वाले हैं वह तुम्हारे कौन लगते हैं। ठीक है, यहाँ उसकी चर्चा है। तो अनुराग मतलब होता है बेटा प्रेम, तड़ाग मतलब होता है तालाब, भानु मतलब होता है सूर्य, विकसी उदय मतलब होता है उदय होना, विकसी मतलब होता है विकसित होना, मनु मंजुल कंज कली। ठीक है, कंज कली मतलब होता है जो कलियां होती हैं उसको कंज कली बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी तालाब में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अनुराग मतलब प्रेम, तड़ांग मतलब तालाब, प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य, भानु मतलब क्या होता है? सूर्य, उदय मतलब उदय होता है, मतलब प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। ठीक है, प्रस्तुत लाइन में या प्रस्तुत दोहे में कवि या गोस्वामी तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वहां मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था, ग्रामीण स्त्रियों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम रूपी तालाब में राम रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। ठीक है, और जो ग्रामीण स्त्रियां हैं उनके नेत्र मानो कमल रूपी
कमल रूपी कलियां, ठीक है, कमल रूपी उनका जो नेत्र है वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कमल रूपी कलियां जो है वो खिल रही हैं। मनु मतलब मानो, ऐसा लग रहा था कि उनके नेत्र मानो कमल रूपी कलियां विकसित हो रही थी या कमल रूपी कलियां खिल रही थी, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कलियां खिलने लगती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि राम जी के दर्शन से जो ग्रामीण स्त्रियां रहती हैं वो उनके नेत्र जो हैं उनके दर्शन करके खुद को बहुत ही धन्य, खुद को बहुत ही महान समझने लगते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब इतना अच्छे से समझाने के बाद भी समझ में ना आए तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। नहीं आएगा तो बताइएगा। अनुराग और तड़ांग तथा मनु मंजुल कंज में कौन सा अलंकार? अब ये तो बेटा मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा अलंकार, ये तो आप लोग बताओगे, ठीक है। मनुमानो जनुजानो जहां आए वहां उत्प्रेक्षा मानो, ये यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। और यहाँ अनुराग और तड़ांग ग है, ग वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक की चीजें भी आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं संस्कृत की तरफ। अभी ये हम लोग पढ़े नहीं है बेटा, ठीक है, अभी इसकी क्लास अभी नहीं हुई है, बीच में मॉडल पेपर आ गया तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये भी बेटा आप लोगों का 5 नंबर का आता है, ठीक है, ये भी आप लोगों का 5 नंबर का आता है। या तो आप ये करो या तो आप ये करो। अब हमें ऐसा लगता है कि ये तो सभी लोग जानते होंगे, तो इसका भी संदर्भ यहाँ पे पूछा है ना, संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो हम लोग लिख देंगे प्रस्तुत। ये गद्य है इसलिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के कौन सा है, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत हुआ है या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें लेखक, रचयिता, कवि इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही होती है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग लिख सकते हो यहाँ पर, वाराणसी क्षेत्र की या वाराणसी की व्याख्या की गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की क्या है, केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वामपस्य संस्कृत आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र प्रसिद्ध मतलब प्रसृत मतलब फैलता है, सर्वत्र मतलब सभी जगह। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश जो है, ठीक है, संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह फैलता है। मुगल युवराज दारा शिको, ठीक है, मुगल युवराज दारा शिको यहाँ पर आया, अत्रागत्य मतलब यहाँ पर आया और उसने किसका, भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत, और यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। सतेषाम ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, और यहाँ के ज्ञान से वह इतना अधिक प्रभावित हुआ, यत तेन कि उसने उपनिषदों का अनुवाद किसने करवाया, फारसी भाषाया कारितः। वह यहाँ के ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि यत तेन कि यहाँ उपनिषदों का, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कारितः कराया। ठीक है बेटा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अथवा में चलते हैं। अथवा मतलब या तो ये या तो ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। अब इसका भी हमें संदर्भ लिखना है, तो हम लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक वही, ठीक है, संस्कृत। और ये चैप्टर है बेटा भारतीय संस्कृति, ठीक है, चैप्टर है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत हुआ है। प्रसंग में लिख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है या भारतीय संस्कृति के महत्व का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या लिखते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को सजाना और संवारना ही क्या है, संस्करणम मतलब सजाना और संवारना ही
संस्कृति है। ठीक है, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने, अस्माकं पूर्वजा मतलब हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सजाने और संवारने के लिए महानतम मतलब महान प्रयत्न किए थे। ठीक है, तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचार विचारं च अदर्शयन् तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन को सजाने और संवारने में जिन आचारों और विचारों को अपनाया वही हमारी क्या है, सर्वम अस्माकं संस्कृति, वही हमारी संस्कृति है। आई होप बेटा आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैसे बेटा हिंदी से आता है वैसे ही संस्कृत से भी पेपर आता है। ठीक है, अब हम लोगों ने गद्यांश किया, हिंदी का गद्यांश किया, संस्कृत का, अब हम लोग पद्यांश आ जाते हैं। पद्यांश मतलब श्लोक का अर्थ यहाँ पे बताना है। ठीक है, श्लोक का ये भी आप लोगों का 5 नंबर का आता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का 5 नंबर का आता है। मानव हित्वा प्रियो भवति, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी बच्चा आप लोगों को संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये देखिए संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं क्या करना है, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। तो हम लोग लिख देंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के किससे लिया गया है, जीवन सूत्राणी। ठीक है, ये जीवन सूत्राणी का है बेटा, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है, यहाँ पर युधिष्ठिर द्वारा कहे गए वचन हैं। युधिष्ठिर क्या करते हैं, कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में युधिष्ठिर कहते हैं कि मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम मतलब अभिमान, घमंड। ठीक है, अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। ठीक है, सोचती मतलब शोक नहीं करता, हित्वा मतलब त्याग कर, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामम हित्वार्थवान भवति, कामना को छोड़कर, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। कामना मतलब कामना मुझे बहुत बड़ी चीजों की कामना नहीं है, उसको अगर हम लोग त्याग देंगे तो कामना को त्याग कर मनुष्य क्या बनता है, धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवति, लोभ लालच को छोड़कर मनुष्य क्या हो जाता है, लालच को छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान को त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है, और लोभ को त्याग कर, लालच को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें भी बेटा अथवा है, या तो आप लोग ये करो या तो ये करो, ये भी है। ये है बेटा हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ठीक है, ये भी हमारा भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इसमें प्रसंग में लिख सकते हो कि सभी लोगों के लिए मंगल कामना की गई है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे मतलब सभी लोग सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, सभी लोग सुखी हो, सभी क्या हो, निरोग हो, कोई भी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कोई भी दुख का भागी न हो। ठीक है, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हो, सभी लोग कल्याण को देखें। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मतलब कल्याण को, सभी लोग कल्याण को देखें, कोई भी मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो।
ठीक है बेटा, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए बेटा। यहां पर है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का उत्तर देना है। यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 2 में से एक आप लोगों को करना रहेगा। आप लोग अपने अपने जिले के हिसाब से, आप लोग जिस जिले के होगे उस जिले का ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है बेटा, आप जिस भी जिले के होगे उससे देखिए, हर जैसे क दिया है, क से 2 क्वेश्चन दिया है, 2 में से हमको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, 3 नंबर का रहेगा। ठीक है बेटा, जैसे वाराणसी है तो वाराणसी से मैं बता दूं कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है, ये वाराणसी के लिए है। तो यहाँ पर तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है, या तो फिर तुमुल खंड काव्य के राम विलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा, दोनों में से जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे उस समय राम जी जब है रो रहे थे, राम का विलाप हो रहा था, तो उस समय जो खंड काव्य है उसका वर्णन करना है, या तो फिर लक्ष्मण के चरित्र का करना। ठीक है बेटा, इसमें से कोई एक। 6 नंबर है बेटा हमारा, 5 नंबर का ये आता है। ठीक है, इसमें से 3 नंबर की जीवनी होती है, 2 नंबर की रचना होती है, इसलिए आप लोग रचना जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन है ना, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसलिए आप लोग जिस भी राइटर का याद करोगे उसमें रचना जरूर याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए 3 है इसमें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों ही मैंने करवाया है, इन दोनों लोगों की जीवनी को मैंने करवाया है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों में से किसी एक का। ठीक है, चलिए कवि का, इसमें भी काव्य से भी 3 हमारे आता है और 3 में से एक का लिखना होता है, वो भी 5 नंबर का आता है। इसमें क्या है, नीचे दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी उनकी एक प्रमुख रचना बताना है। गोस्वामी तुलसीदास है, सुमित्रा नंदन पंत है, महाकवि सूरदास है। ठीक है, इन तीनों में से एक का बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। बेटा ये भी 2 नंबर का आता है। ठीक है, ये 2 नंबर का आता है बच्चा, ये 2 नंबर आप लोगों का बिल्कुल मुफ्त में है, बिल्कुल फ्री का है, इसलिए आप लोग कोई भी श्लोक जरूर याद करिएगा। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखिएगा कि जो भी पेपर में आया हुआ श्लोक है उसको आप लोगों को नहीं करना है, अगर आप लोग वो कर दोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग 2-3 श्लोक लर्न करिएगा और जो पेपर में आया होगा उसको आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 4 प्रश्न रहेगा, 4 में से आप लोगों को जो भी आएगा, 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को इन चारों में से कोई 2 करना रहेगा। जैसे है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः अस्ति इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ठीक है, दूसरा है पुरुराज क आसीत, तो पुरुराज कौन था, तो पुरुराज कौन था, भारत का एक वीर राजा था ना, पुरुराज भारतस्य वीर नृपः आसीत, एकः वीर नृपः आसीत। ठीक है बेटा, चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर कौन था, चंद्रशेखर आजाद कौन था, चंद्रशेखर भारत देशभक्त, ठीक है, देशभक्त थे वो ना, तो आसीत। वीर केन पूज्यते, वीर वीरः वीरेण पूज्यते। ठीक है बेटा, तो ये 4 में से कोई 2 करना है, ये इजी आता है, 1 वर्ड बस लिखना रहता है। ठीक है बेटा, आगे है हमारा कि आगे क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो बच्चा आप लोगों को 4 टॉपिक दिया है। ठीक है, 4 टॉपिक दिया है, 4 में से आप लोग को कोई भी एक निबंध लिखना है। और हाँ, निबंध बस ये मत लिख दीजिएगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय,
बस उसको लिख दिए। जब भी आप लोग निबंध लिखना तो उसमें 3-4 पॉइंट जरूर लिखना। पहले पॉइंट आप लोग खुद से बना लेना। पहले पॉइंट क्या लिखोगे? पहले पॉइंट प्रस्तावना लिखोगे, ठीक है। जैसे हम पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख रहे हैं तो पहले हम लोग प्रस्तावना लिख लिए, फिर पर्यावरण के प्रकार जो भी हैं, ठीक है, उसके बाद उसके लाभ लिख लिए, उसके लाभ लिख लिए, ठीक है, उसके हानि लिख दिए, पर्यावरण के लाभ हानि, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेडिंग हमने ये बना दिया संरक्षण के उपाय, ठीक है, एक हेडिंग मैंने क्या बना दिया? संरक्षण के उपाय, ठीक है। फिर लास्ट कितने पॉइंट बन गए? 1 2 3 4 पॉइंट हमारे तैयार हो गए। अब इसके अंदर के एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से कीजिएगा। 4 पॉइंट हमारे तैयार हो गए। 5वां पॉइंट हमने लिख दिया उपसंहार, ठीक। हमारे 5 पॉइंट तैयार हो गए। किसके तैयार हो गए? पर्यावरण संरक्षण के। ऐसे आतंकवाद, पहले आतंकवाद की प्रस्तावना लिखो, कितने तरह प्रकार के आतंकवाद होते हैं उनके प्रकार लिखो, ठीक है। फिर आतंकवाद के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वो लिखिए। उसके बाद उसका निवारण लिखिए, उसके बाद उसका उपसंहार बना दीजिए। उपसंहार हो गया। ऐसे करके आप लोग हर निबंध में 5-5 पॉइंट जरूर लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारा जनसंख्या में भी पहले प्रस्तावना लिखिए, ठीक है, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में बताइए, ठीक है, उसके लाभ बताइए, उसके हानि बताइए, ठीक। उसके बाद आप लास्ट में जनसंख्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट हो गया। लास्ट हमारा उपसंहार। ऐसे करके बेटा आप लोग हर निबंध में 5 से 6 टॉपिक आप लोग खुद से बना सकते हो। 5 से 6 पॉइंट आप लोग खुद से बना सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि हमने बता दिया जनसंख्या, लाभ या हानि, बस यहाँ पे हेडिंग डाला और लिखना शुरू कर दिया। ऐसे आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। पता लगा 7 नंबर का है, 7 नंबर में से 2 नंबर मिल जाएगा, लेके खुश हो जाना, ठीक है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसा लिखिए कम से कम एग्जामिनर आप लोगों को 6 नंबर 6.5 नंबर दे दे, ठीक है। ऐसा मत लिखिएगा कि 2 नंबर मिल जाए और बस काम खत्म हो जाए। जितने पॉइंट आप लोग लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसमें से बेटा आप लोग आतंकवाद तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक है ये नारी सशक्तिकरण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी, ठीक है। 3 निबंध तो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं आगे हमारा क्या है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। मित्र को पत्र लिखना है, एक पत्र लिख दीजिएगा। पत्र भी मैंने पढ़ाया है। उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखनी है। जब भी आप लोग पत्र लिखो, ये हमेशा याद रखो कि उसका फॉर्मेट जो है वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए। नाम, जिसको लिख रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद विषय जरूर लिखिएगा, ठीक है। विषय जरूर लिखिएगा कि किसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैटर है उसको लिखना है। लास्ट में कैसे लेटर को क्लोज करते हैं, लास्ट में क्या लिखते हैं उसको भी लिखिएगा। पेपर का बेटा फॉर्मेट सही होना चाहिए। पेपर का अगर फॉर्मेट सही है आप लोगों को ऐसे 1-2 नंबर तो मिल जाना है। कितने नंबर का है बच्चा? 4 नंबर का, ठीक है। फॉर्मेट के हिसाब से अगर आप लोग एप्लीकेशन लेटर लिखोगे तो पक्का आप लोगों को 4 नंबर कहीं नहीं गया, बस उसका फॉर्मेट सही होना चाहिए, 4 नंबर मिलना ही मिलना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। बस ये खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप बेटा आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। 2023-24 का जो भी मॉडल पेपर है, आप लोगों को जितने भी डाउट अभी आप लोगों के मन में उठ बैठ रहे थे वो एक जगह स्थिर हो गए होंगे। आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे पेपर आता है। बेटा पेपर का पैटर्न यही है, ये मॉडल पेपर है, ऐसे ही पेपर आता है। आई होप आप लोग कर सकते हो। मैं जानती हूँ मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो 95+ लाकर मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी जो आप लोगों के डाउट है उसको क्लियर करते हुए।